नमस्कार। यूट्यूब चैनल इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। कृपया चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आज का विषय है राजनीति का भविष्य और भविष्य की राजनीति। देश अमृत महोत्सव मना रहा है। हम अमृत काल में जी रहे हैं। राजनीति समय समय पर अपने स्वभाव में परिवर्तन करती रहती है। यह चंचल चित्त की स्वामिनी है। यह जैसे व्यक्ति के हाथ में जाती है वैसे स्वभाव को धारण कर लेती है, उसको ग्रहण कर लेती है। जैसे जब राम के हाथ में गई तो भक्ति बन गई। यही राजनीति जब कृष्ण के हाथ में गई तो युक्ति बन गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथ में गई तो ये मुक्ति बन गई। और बाद के कालखंड में कुछ ऐसे नेताओं के हाथ में गई जो राजनीति अपराध की अभिव्यक्ति बन गई। अमृत काल में राजनीति पर बहुत ज़्यादा शोध हो रहा है और इस शोध को परंपरागत राजनीति करने वाले नहीं कर रहे हैं। राजनीति समाज का विषय है और राजनीति के ऊपर राष्ट्रनीति होती है। सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन इस समय की जो सरकार चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस आधार पर चल रही है। 26 जनवरी आने वाली है। महामहिम राष्ट्रपति के उद्बोधन से हम नए भारत के निर्माण की संभावनाएं लाल किले से सुनेंगे। लेकिन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया वक्तव्य परंपरागत राजनीति करने वालों के लिए बहुत विचारणीय है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको राजनीति से उखाड़ के फेंकना है। अब काम तो कठिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है और उस सरकार के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली को अगर हम देखें तो लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने एक नई प्रकार की राजनीति का सृजन किया है। मैं जब से नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं और पूरा देश जब से नरेंद्र मोदी जी को जानता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने छुट्टी नहीं लिया। 24/7/365 लगातार चलते रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि चरैवेत अहर्निश। स्वामी विवेकानंद ने कहा जागो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती।
प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य क्या है? समाज का अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय। अंत्योदय का उदय ही राष्ट्र का उदय है। अंत का, समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए आम आदमी के आंखों से बहने वाले निर्जर आंसुओं को पोंछने का प्रबंध ही सेवा का आधार है। सेवा, सुशासन, सुशासन में जीरो टॉलरेंस, कानून और व्यवस्था की स्थिति, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, उत्तर प्रदेश 17 के पहले का उत्तर प्रदेश, दो सरकारें रहीं, बसपा की और सपा की। 5 साल बसपा और 5 साल सपा। 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या कानून और व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर। और योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में ऐसी हनक पैदा की और कानून व्यवस्था की ऐसी स्थापना की कि योगी मॉडल अब पूरे देश में चलने लगा है। कांग्रेस पार्टी की भी जो जिन प्रांतों में सरकारें हैं, और तो कहीं है नहीं, राजस्थान में है वो भी जाने वाली है, और छत्तीसगढ़ में है वो भी जा सकती है। मैं बहुत दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस का जिस प्रकार का काम है उससे हम इस बात को लेकर चिंतित हैं, और मैं ही क्या पूरा देश चिंतित है कि वंशवाद की स्थापना या जनतंत्र के दरवाजे पर वंशतंत्र ने दस्तक दिया, उसकी पहली शुरुआत कांग्रेस से हुई। ये वंशतंत्र बहुत खराब अध्याय है राजनीति का, और कांग्रेस के हाथ से निकलकर यह पारिवारिक राजनीति, परिवार की राजनीति, एम्पावरमेंट की राजनीति, एंटाइटलमेंट की राजनीति, ये क्षेत्रीय दलों के भीतर भी प्रवेश कर गई। आज राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता तो बहुत सारे दलों को मिली हुई है, लेकिन मैं जदयू को कहूं कि राष्ट्रीय पार्टी है तो क्या कोई मानेगा? समाजवादी पार्टी को कहें, कोई मानेगा? बहुजन समाज पार्टी को कहें, इस पर कोई विश्वास करेगा? ममता बनर्जी की सरकार को कहें कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसे कोई मानेगा? तमिलनाडु में जो सरकार चल रही है उसको कोई मानेगा? जनतंत्र के दरवाजे पर वंशतंत्र ने दस्तक दिया और वंशतंत्र स्थापित हो गया। मैं बात करूंगा आज उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पारिवारिक राजनीति ने डॉक्टर लोहिया का जो चोला ओढ़ा, और ये तो आश्चर्य हुआ, समाजवादी आंदोलन को परिवारवादी आंदोलन बना दिया, और पूरे प्रदेश में एक जाति विशेष को आगे करके 2012 से लेकर और 2017 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
के नेतृत्व में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और जिस प्रकार का घोटाला हुआ, आज उत्तर प्रदेश की जनता भूल नहीं पाई है। सूरज डूबते ही लोग अपने घरों को चले जाते थे। सड़कों पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं थीं। घर से बेटा स्कूल जाता था, वह शाम तक लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, माँ के मन में एक चिंता बनी रहती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने क्रियाकलाप से स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले और कानून को अपने हाथ में लेने वाले, उनके प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है। चाहे वह कितना हो बड़े रसूख वाला आदमी हो, या योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने उसको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल सकती है। वह किसी भी दल का हो, किसी भी संस्था का हो, कितना हो प्रभावशाली आदमी हो, वह इस सरकार में कोई भी रियायत नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग, उन्होंने जातिगत समीकरण की एक बिसात बिछाई। EMY जिसे कहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करो, और फिर जाति वाई यादव बिरादरी को उन्होंने अपने पाले में किया, जबकि सामान्य यादव को कुछ नहीं मिला। सपा के समय एक एक जिले में 10-10, 15-15 धनाढ्य, पूरे प्रदेश में सपा ने ब्लैक मार्केटिंग के आधार पर, कालाबाजारी के आधार पर हर जिले में कम से कम 10-10 धनाढ्य उन्होंने पैदा किए। और जब वो धनाढ्य लोग कालाबाजारी में पकड़े जाते हैं तो सपा कहती है कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे कन्नौज में इत्र वाले मित्र पकड़े गए, अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ लिया। कुछ दिन तक चाचा भतीजे का भी कुछ लेन देन को लेकर के ही एक झंझट थी। अब तो कुछ सुलह हो गया है, अब पता नहीं वो कितने दिन तक रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस आईसीयू में है। कई प्रयोग हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले चुनाव में पार्लियामेंट के सपा और बसपा का गठजोड़ हुआ। उसके पहले 2 लड़कों का साथ, राहुल और अखिलेश का साथ 14 में, वो चल नहीं पाया। और 19 वाले इलेक्शन में सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ तो सारे राजनीतिज्ञ और भविष्य दृष्टा इस बात को कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, सपा बसपा दोनों का गठबंधन हो रहा है और दोनों के वोट जोड़े जा रहे थे, तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर के 20 सीटें मिलेंगी और केंद्र में सरकार बनने का दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन इन दोनों पार्टियों के एक होने के बाद भी नरेंद्र मोदी की योजनाओं, उनके नियोजन, उनकी प्राथमिकताओं ने कुछ साइलेंट वोटर्स पैदा किए
इन वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित किया और सपा बसपा को दोनों को साफ कर दिया। बहुजन समाज पार्टी, संदेह नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है। समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव हैं, उनके सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। उनके सामने योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा व्यक्तित्व, विशालकाय व्यक्तित्व खड़ा है, जिससे लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। राजनीति में काम करने वाले लोग अब यह विचार करने लगे हैं कि पहले ऐसा होता था कि कुछ पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ होते थे, कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, कुछ समय समय पर, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ धनोपार्जन के लिए। लेकिन बदली हुई कार्य संस्कृति ने यह सिद्ध किया है कि बिना सेवा के भाव के कारण, बिना समर्पण के आप राजनीति में अपनी जगह नहीं बना सकते। सेवा समर्पण ही हमारे राजनीति का मूल आधार है। अब भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में और प्रदेश में शासन में है, यह किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, यह एक विचारधारा की पार्टी है। और पार्टियां विचारधारा से चलती हैं। व्यक्ति का उदय होता है, उसका फिर अस्त भी होता है। सपा अपने अवसान काल से गुजर रही है। वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई है। उनके पास परिवार के अलावा कुछ है भी नहीं। और जिस वर्ग को वो अपना समझते थे, आज पुलिस की भर्तियां हुई। मैं तो दावा करता हूं कि पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति आकर के मुझसे कह दे कि मेरी भर्ती हुई है पुलिस में और मेरा 1 रुपया भी खर्च हुआ है। सपा के कार्यकाल में क्या था? सपा के कार्यकाल में था कि भर्तियां निकलती थीं, लिस्ट जाती थी और लिस्ट में 90% लोग एटा इटावा मैनपुरी के होते थे। मैं पहले परिवार, पहले व्यक्ति, व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद बिरादरी, बिरादरी में भी अपने क्षेत्र की। आप राजनीति को कितने टुकड़े में बांटना चाहते हैं? इसलिए जो परंपरागत राजनीति थी वह अपने पराभव की तरफ है। अब सभी जातियों में और सभी वर्गों में जो युवा पीढ़ी है, ये अपनी पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी के योजनाओं में काम करने के लिए तैयार ही नहीं, तत्पर है। उसे भविष्य का भारत और भविष्य की राजनीति दिखाई दे रही है। उसे स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत दिखाई दे रहा है। वह स्वदेशी की अवधारणा का ध्वजवाहक बनना चाहता है। इसलिए आज राष्ट्रीय स्वाभिमान अपने चरम पर है। मोदी जी ने, ये विपक्ष है, बार बार कहता है कि साहब बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे बेरोजगारी बढ़ रही है तो बेरोजगारी सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी? स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंड अप के माध्यम से इस देश के नौजवान को स्वावलंबी बनाने की कोशिश केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है। इसलिए कि
जब देश का युवा स्वावलंबी होगा, तो मैं एक बात कह दूं कि जो स्वावलंबी नहीं हुआ है वह स्वाभिमानी नहीं हो सकता, और जो स्वाभिमानी नहीं है वह देशभक्त नहीं हो सकता। इसलिए स्वावलंबी, स्वाभिमानी और देशभक्त समाज के निर्माण के लिए सरकार, केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारें सोच रही हैं। तो भविष्य में परंपरागत राजनीति का सूर्य अस्त होने वाला है। अब वो दौर भी खत्म हो गया कि राजनेता एक ही परिवार में पैदा होंगे और एक ही परिवार के लोग राजनीति करेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं ये कहने वाला हूँ कि भविष्य की राजनीति बड़े स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी। ये हमारी युवा पीढ़ी, हमारे किशोर वय जब कल को भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आएंगे तो उनका आचरण मोदी जैसा होगा, उनका आचरण योगी जैसा होगा। उनके अंदर अमित शाह की कार्य करने की सांगठनिक कुशलता होगी, और इसमें न कोई जाति का सामंजस्य बचाया जाएगा, न किसी परिवार से कोई खोजा जाएगा। हम गुण के आधार पर बिना किसी भेद के एक नए प्रकार की राजनीति की स्थापना करने जा रहे हैं, जो सर्वस्पर्शी होगी, सर्वसमावेशी होगी, सर्वग्राही होगी और सर्वव्यापी होगी। राम राज जैसी स्थिति हम देश में लाने जा रहे हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, केंद्र और प्रदेश में चलने वाली सरकार का कहना है। इस सरकार ने कभी भी व्यक्ति के अंदर भेद नहीं किया। सुविधाएं, योजनाओं का लाभ न किसी जाति को देखकर दिया और न किसी धर्म को देख के दिया। जाति, धर्म, पंथ, मजहब ये हमारे कार्य के आधार नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, और ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। और कहा क्या कर रहे हैं? आज किसी गुंडा, मवाली, टपोरी, बदमाश की हिम्मत नहीं है कि किसी जमीन पर अतिक्रमण करे, किसी महिला को छेड़ने का साहस करे, किसी की हत्या करे। वो परिणाम जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो शेर बनते थे, तथाकथित शेर, जिनको आम बोलचाल की भाषा में गुंडे कहा जाता है, आज गुंडों की हालत क्या है, वो कहाँ है? तो इसलिए भविष्य की राजनीति बहुत धवल रहेगी, और अच्छे पढ़े लिखे लोग ही भविष्य की राजनीति करेंगे। परंपरागत राजनीति का दौर समाप्त हो रहा है। इसलिए मैं राजनीति के भविष्य की मंगल कामना करते हुए आज के अवसर पर अपनी बात खत्म करता हूं। आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।